हेलो, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए हम जो है आज देखते हैं एक और अणुसंख्यक गुणधर्म जो है हिमांक में अवनमन। इससे पहले हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन देखा था, फिर वाष्प दाब में अवनमन देखा था। आज देखेंगे हिमांक में अवनमन। ओके, हमने सीखा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन है, क्या है। तो आज अगले अणुसंख्यक गुणधर्म की बारी है जो हिमांक में अवनमन है। तो चलिए आप भी कॉपी पेन तैयार रखिए और फटाफट जो है नोट करते जाइए हमारे साथ जो है, और कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या है आज का हेडिंग लगाइए, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले बात आती है हिमांक। हिम हिम समझते हैं, हिम मतलब होता है बर्फ, है ना। अब बर्फ कैसे होता है, ठोस अवस्था, ठीक है। तो किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर ठोस और द्रव दोनों की अवस्थाओं का वाष्प दाब, है ना, ठोस और द्रव प्रावस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, वह द्रव का हिमांक कहलाता है। ओके, समझ में आ रहा है क्या कहलाता है, वह हिमांक कहलाता है। चलिए लिख के देखते हैं। किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था, ओके, वह ताप जिस पर ठोस प्रावस्था, ठोस प्रावस्था तथा द्रव प्रावस्था, द्रव प्रावस्था, द्रव प्रावस्था दोनों, है ना, ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था दोनों प्रावस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर होता है। दोनों का वाष्प दाब, वाष्प दाब बराबर हो जाता है, ठीक है। किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर ठोस प्रावस्था तथा द्रव प्रावस्था दोनों का वाष्प दाब क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है, ठीक। तो वह क्या कहलाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है, ठीक। उस ताप को ही अपन क्या कहते हैं, द्रव का हिमांक। जिस ताप पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, या अवस्था कहें चाहे प्रावस्था एक ही है, ठोस अवस्था या द्रव अवस्था दोनों के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उसी ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक का, सॉरी, द्रव का हिमांक कहलाता है, ठीक है। वह द्रव का हिमांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई, ये क्या कहलाएगा, द्रव का हिमांक, ठीक। ओके, अब इसको अपन समझ के देखते हैं कि किस तरीके से कोई हिमांक बिंदु है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसके लिए चित्र आरेखित करते हैं। मान लेते हैं ये एक लेवल है ना। ये जो लेवल है, यह द्रव का वाष्प दाब है। ये क्या है, द्रव का वाष्प दाब, ठीक। जो द्रव होता है
द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होता है। ठीक, ठोस जो होगा, ठोस का वाष्प दाब कम होगा। तो द्रव का वाष्प दाब ऊपर है, तो ठोस का वाष्प दाब किधर होगा? नीचे होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऊपर की ओर कोई चीज रखा जाए तो यहां से जैसे ऊपर चढ़ते जाता है उसका दाब, तो वो मान जो है क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। तो द्रव का वाष्प दाब यहाँ ज्यादा है। ठोस और द्रव में देखें तो ठोस के वाष्प दाब और द्रव के वाष्प दाब में द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो ठोस का वाष्प दाब यहाँ पे ये जो लेवल है ये क्या है? ठोस का वाष्प दाब है। ठोस का वाष्प दाब ऐसा क्यों बना रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में ये जो y अक्ष है, y अक्ष में हम यहाँ पे वाष्प दाब को ले रहे हैं, वाष्प दाब को। ठीक, यहां से जैसे ऊपर जाते जाएंगे वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर आएंगे वाष्प दाब कम होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ठोस का वाष्प दाब है जो कि कम है, और ये द्रव का वाष्प दाब है जो कि ठोस के वाष्प दाब से ज्यादा है। तो अब होता क्या है, जिस ताप पर ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था दोनों के वाष्प दाब बराबर होते हैं, तो हमको ऐसा कुछ करना होगा कि ये जो ठोस है, ठोस का वाष्प दाब और इस द्रव का वाष्प दाब दोनों बराबर आ जाए। ठीक, ओके। तो ऐसे करने के लिए, वाष्प दाब को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो द्रव है उस द्रव के ताप को जो है धीरे धीरे कम करते हैं, है ना? ताप को क्या करते हैं? कम करते हैं। ये ताप कम होते 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 एक स्थिति ऐसा आता है कि ये द्रव जो है ठोस में बदल जाता है। ये द्रव ठोस में बदलेगा। जब ठोस में बदलेगा तो इन दोनों के जो है ना, प्रावस्थाएं क्या हो जाएंगी, और इन दोनों के वाष्प दाब क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसको यूं समझ सकते हैं कि द्रव का वाष्प दाब को यहां से यहां लाके ठोस के वाष्प दाब के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या हो जाता है? वापस यहां से इसको लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ठोस का वाष्प दाब बराबर द्रव का वाष्प दाब। ठोस का वाष्प दाब, वाष्प दाब बराबर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, ठोस का वाष्प दाब बराबर द्रव का वाष्प। समझ में आ रहा है? देखो, वाष्प दाब को बढ़ाना होता है तो ताप देते हैं, वाष्प दाब को कम करना होगा तो क्या करेंगे? वहां से ताप बाहर निकालेंगे, है ना? ओके, तो द्रव में से ताप बाहर निकालते जाएंगे तो वो क्या है? ठोस बनता जाएगा, और उसका ठोस का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब एक समय क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जहां पर बराबर होते हैं वही बिंदु क्या है? उसका हिमांक बिंदु है। ठीक, तो ये क्या है? जहां पे ठोस का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब बराबर होते हैं वही क्या है? ये हिमांक, क्या है? हिमांक बिंदु। ऐसे भी आप नॉर्मली अगर देखें तो द्रव जब बर्फ में जमना स्टार्ट होता है तो वही हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या होता है? वो जमना प्रारंभ करता है। ठीक, क्लियर है? तो यहां देख पा रहे हैं ये क्या है? उसका हिमांक बिंदु। ठीक है, हमने क्या किया? द्रव का वाष्प दाब और ठोस के वाष्प दाब को आपस में बराबर किया। तो जहां पर ये आपस में बराबर हो गए वही उसका क्या है? हिमांक बिंदु है। ठीक, अब ये था हिमांक बिंदु, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं आगे हिमांक में अवनमन को कैसे समझे। तो हिमांक बिंदु समझ में आ गया। हिमांक क्या है ना? हिमांक क्या है? तो हिमांक में अवनमन से पहले हमको हिमांक बिंदु को जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक, तो हिमांक बिंदु क्या होगा? जिस ताप पर, है ना, जिस ताप पर ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था दोनों बराबर होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? उसका हिमांक कहते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ठीक, अब देखते हैं हिमांक में अवनमन की परिभाषा।
हिमांक हमने सीख लिया, तो अब सीखेंगे हिमांक में अवनमन की परिभाषा। ठीक, तो शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। ओके, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर विलयन का जो हिमांक होता है वह शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है भाई, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? इससे पहले हमने क्या देखा था? हिमांक देखा, अब हिमांक में अवनमन। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर, अवाष्पशील ठोस मिलाने पर, है ना, क्या होता है? विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। ठीक, इस प्रकार विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होना कब? अवाष्पशील ठोस मिलाने पर हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ आ रहा है? देख लीजिए एक बार, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस, अवाष्पशील ठोस मतलब जिसका वाष्पन नहीं होता है, अवाष्पशील ठोस मिलाने पर विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ओके, है ना? तो इस तरीके से ये क्या है? हिमांक में अवनमन है। जब किसी अवाष्पशील व विद्युत अनअपघटनीय पदार्थ को जैसे ही किसी विलायक में मिलाते हैं या घोलते हैं, तो उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह विलायक से कम हो जाता है। ठीक, तो विलयन का वाष्प दाब जब कम हो जाता है तो विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि विलयन विलायक से कम ताप पर क्या होगा? जमेगा। हिमांक मतलब जमना, है ना, कम ताप पर जमेगा, अर्थात उस विलयन का हिमांक जो है विलायक के हिमांक से क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और यही कमी क्या है? हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको लिखनी बस ये है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिमांक में कमी आता है, यानी कि अवनमन होती है। ठीक, तो सबसे पहले द्रव, यानी कि जो द्रव है वो क्या है? शुद्ध विलायक, है ना,
शुद्ध विलायक। तो पहले देखेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो मान लेते हैं ये जो लेवल है, यह लेवल है किसका? शुद्ध विलायक, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ओके, अब हमको क्या चाहिए, देखते हैं ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये जो है ये लेवल है किसका? ठोस अवस्था या प्रावस्था का वाष्प दाब, है ना। ये शुद्ध विलायक किसमें है? अभी द्रव में है ना, तो द्रव अवस्था का वाष्प दाब। इससे पहले हम लोगों ने देखा था तो शुद्ध विलायक द्रव अवस्था में। तो ये क्या है भाई? ठोस प्रावस्था या ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो हमको करना क्या है, जो शुद्ध विलायक है इसके वाष्प दाब को ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर लाना है। जैसे ही ये दोनों वाष्प दाब बराबर होंगे, यह उस विलायक का हिमांक बिंदु होगा। ओके, क्या होगा वो? हिमांक बिंदु। ठीक है, यानी कि यह जो है ठोस में बदल जाए। ठीक, तो देखते हैं यहां से हमको इसके ताप को कम करके ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाना पड़ेगा। तो यहां पर इस ताप को हमने ताप कम किया, क्योंकि ये ताप कम किसके लिए था? फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, जमाने के लिए था, फ्रीज कराने के लिए। ठीक, तो इसको टी नॉट एफ के रूप में हम दर्शाते हैं। शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो क्या है? टी नॉट एफ। ओके, अब हमारे पास क्या है? शुद्ध विलायक का ये वाष्प दाब था। अब इसमें क्या मिला रहे हैं? अवाष्पशील ठोस मिलाने से विलयन, है ना, विलयन का हिमांक। अब अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे, है ना, तो ये जो है ये शुद्ध विलायक का क्या है? हिमांक है। ये क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। ओके, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास विलयन है, जिस विलयन में अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है। ठीक, ओके, तो इस ये जो है क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है ना, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, ओके, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ये विलयन कम है। अब जिस विलयन का वाष्प दाब कम है, उस विलयन के को जो है उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने में हमको जो है बहुत कम ताप जो है डाउन करना पड़ेगा। तो इस विलयन के वाष्प दाब और इस ठोस के वाष्प दाब को बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ताप को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यह जो है विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि विलयन का क्वथनांक है, सॉरी हिमांक है। ये क्या है? विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। ये क्या बिंदु है? विलयन का हिमांक। ये जो है विलयन का हिमांक, और ये TF2 जो है शुद्ध विलायक का हिमांक। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे देखिए, ये ताप और इस ताप को देखिए, है ना, इस ताप और इस ताप को हमको देखना है। ओके, इस ताप को और इस ताप को देखना। तो आप देखेंगे कि इसका ताप जो है ज्यादा है और इसका ताप कम है। दिख रहा है? इसका ताप ज्यादा है और इसका ताप कम है। ताप ज्यादा है इसलिए इस विलयन विलायक का वाष्प ताप ज्यादा था। ठीक, इसका ताप क्या है? कम है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि T नॉट F इज ग्रेटर देन TF, यानी कि
शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो ज्यादा है और विलयन का हिमांक यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक, ओके, विलयन का हिमांक यहाँ पे कम है ना। तो इससे क्या समझ आ रहा है, शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक है। ये क्या दिखा रहा है, शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन के, है ना, विलयन से जो है क्या है, अधिक है। विलयन के हिमांक से अधिक है। ओके, अब इसको लेके आगे चलेंगे। टी नॉट एफ प्रोपोर्शनल टू टी एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एफ, है ना, समानुपाती है किसके, टी एफ के। ओके, तो दोनों कम ज्यादा है। अगर कम ज्यादा है तो अब हम क्या देखेंगे, हिमांक में अंतर देख लेते हैं। हिमांक में अंतर, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक दोनों में अंतर है, तो हम अंतर निकाल के देखते हैं। ठीक, तो जो ज्यादा है उसमें कम वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे ज्यादा कौन है, टी नॉट एफ ज्यादा है, तो इसमें माइनस करेंगे टी एफ को, है ना। टी नॉट एफ अधिक है, ज्यादा है, तो उसमें माइनस करेंगे किसको, टी एफ को। तो जब हम ऐसे कुछ अंतर को दिखाते हैं तो थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है उसको दिखाते हैं डेल्टा या डेल से। ओके, इस डेल से, तो यहां पर अपन लिखेंगे डेल टी एफ। ओके, ये क्या है, डेल टी एफ। ये जो डेल टी एफ है ये क्या है, दो हिमांक बिंदुओं का अंतर है। ठीक, जो पहले ज्यादा था बाद में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि इसे आप क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। यही क्या है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, ओके, ये क्या है भाई, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन। ठीक, क्या है, डेल टी एफ। ये डेल टी एफ जो है यही क्या है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन जो है ना, हिमांक में अवनमन जो है वह मिलाए गए अवाष्पशील पदार्थ या विलेय के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कितना हिमांक में अवनमन हुआ यह किस पे निर्भर करता है, हिमांक में अवनमन मिलाए गए अवाष्पशील विलेय के सांद्रता पर निर्भर करता है। हिमांक में कितना अवनमन होगा वह मिलाए गए अवाष्पशील विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है ना। ओके, अर्थात हिमांक में अवनमन विलेय के
सांद्रता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, हिमांक में अवनमन मिलाए गए अवाष्पशील विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है। हिमांक में जो अवनमन होता है वह विलेय की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो इसको आप लिख पाएंगे कि हिमांक में अवनमन यानी कि डेल टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी सांद्रता, है ना। विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलायक में घुले विलेय के मोल, विलायक में घुले विलेय के मोल, है ना। 1 किलोग्राम विलायक में घुले मोल यानी कि उसकी मोलरता, मोललता किसके बराबर, समानुपाती मोललता। ये m जो है यहाँ पे क्या है, मोललता, मोललता पे डिपेंड करता है। मोललता जितनी होगी उतना जो है हिमांक में अवनमन होगा। अवाष्पशील विलेय की मोललता जितनी होगी उतना जो है हिमांक में अवनमन होगा। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब जो है इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे k कांस्टेंट आएगा, और क्योंकि ये फ्रीजिंग कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे f और इधर m, तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम। ओके, जहां पे के एफ जो है, जहां के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, और m जो है ये विलेय के मोलों की संख्या है ना, विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से यहां पे एक चीज देखिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, अधिक है, वाष्प दाब अधिक है ना, वाष्प दाब अधिक है। ठीक, जिसका वाष्प दाब अधिक है उसको क्वथनांक तक लाने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, वहां से ज्यादा ताप जो है कम करना पड़ेगा। ठीक, वाष्प दाब अगर अधिक है किसी का तो उसको जो है उसके हिमांक तक, उसके हिमांक बिंदु तक लाने के लिए हमको ज्यादा ताप कम करना पड़ेगा, है ना। दाब ज्यादा है तो हमको ताप भी ज्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक, अगर उसका वाष्प दाब कम है तो हमको उसके हिमांक बिंदु तक लाने में ताप भी कम लगेगा। ठीक, ताप भी कम लगेगा, जिसका वाष्प दाब कम है उसको ताप भी कम लगेगा। इन दोनों में से विलयन का जो है वाष्प दाब कम था इसलिए इसका हिमांक भी क्या है, कम है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था इसीलिए उसका ताप भी क्या है, ज्यादा कम करना पड़ा। ठीक, यहाँ पे ताप ज्यादा है, यूं कह सकते हैं कि विलयन का ताप भी कम है और विलायक का जो है ताप अधिक है। तो जिसका ताप कम है वह जल्दी वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होगा और उसका हिमांक कम होगा। ठीक है, ओके, तो ये था क्या, हिमांक में अवनमन। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, ओके, हिमांक में जो अवनमन होता है वह मिलाए गए अवाष्पशील विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, और सांद्रता से मतलब क्या होता है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या अर्थात उनकी मोललता। ठीक, तो हम जितना अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे उसकी जो हिमांक में अवनमन होगा वो उतना ही अधिक होगा। क्यों, क्योंकि उसके समानुपाती रिलेशन में होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हिमांक में अवनमन कैसे होता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक,
चलिए अब देखते हैं हिमांक में अवनमन को ग्राफिकली मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ ग्राफ बनाते चलें। ग्राफ हिमांक में अवनमन के लिए ग्राफ, हिमांक में अवनमन, ठीक। तो यहां पर दो अक्ष होंगे, ये जो होगा ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष, ठीक। नेक्स्ट जो है ये x अक्ष, x अक्ष। y अक्ष में हम लेंगे वाष्प दाब, जो x अक्ष है यहां पे लेंगे तापमान, यानी कि ताप। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ता जाएगा, यहां से हम ऐसे बढ़ेंगे तो ये इधर बढ़ता जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब हमारे पास जो शुद्ध विलायक है ना, उसका वाष्प दाब अधिक है। तो मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो कि अधिक है। ओके, अब क्योंकि हिमांक बिंदु के लिए हमें ठोस की वाष्प दाब की भी आवश्यकता होती है, तो मान लेते हैं ये पास जो है ठोस का वाष्प दाब है, ठीक। ये ठोस का वाष्प दाब कुछ इस तरीके से ठोस के वाष्प दाब के लिए ग्राफ, ओके। ये ठोस का वाष्प दाब किसको शो कर रहा है, ये ठोस का वाष्प दाब, ये लेवल जो है क्या है, ये ठोस का वाष्प दाब। अब ये जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो होता क्या है, ताप को कम करना रहता है, इधर है मतलब ताप ज्यादा है ना, इधर है तो ताप ज्यादा है, ऊपर है तो दाब ज्यादा है। तो ताप को कम करेंगे तो उसका वाष्प दाब भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। तो हम ताप को इधर लेके आते हैं, कम करते जाते हैं, तो साथ में दाब भी कम होगा, मतलब नीचे की ओर आएगी। तो ऐसे आते 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 एक समय में इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। जहां पर इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था, शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु था वो क्या था, वो था T0F, ठीक। ये शुद्ध विलायक का क्या है, ये हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। उधर अपन बाद में लिख देते हैं, TF जो है क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। ओके, अब देखते हैं, अब हमने क्या किया, इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो मान लेते हैं विलयन का वाष्प दाब यहां है, ये बिंदु कौन सा है भाई, विलयन का वाष्प दाब, क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अब हमको करना क्या है, विलयन के वाष्प दाब को ठोस के वाष्प दाब के बराबर करना है। जब ठोस का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब आपस में बराबर होते हैं तो वही उसका
हिमांक बिंदु होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसके ताप को कम करते जाएंगे तो दाब भी कम होते जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ताप कम करते जाते हैं, काम करते 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 एक बिंदु आता है, इसका जो है ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। तो जहां पे ये ठोस के वाष्पदाब वाले ग्राफ को काटता है, वहां से फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ऐसे आगे बढ़ाया तो जहां पर ये इस तापमान को काटेगा, वह जो होगा इसका क्या होगा, क्वथनांक होगा टी एफ। ठीक है, दिख रहा है टी एफ और टी नॉट एफ। तो यहां पे देख रहे हैं एक का टेम्परेचर टी एफ है, दूसरे का टी नॉट एफ है। तो आप देख पाएंगे कि जो विलयन है, विलयन का क्वथनांक कम है, क्योंकि इधर बढ़ेंगे तो ताप बढ़ता है। विलयन का क्वथनांक कम है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक, सॉरी हिमांक, क्वथनांक नहीं हिमांक, सॉरी यहां पे इसको करेक्ट कर लेना। शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक जो है कम है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है यह कितना है, डेल टी एफ। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, डेल टी एफ। ओके, हम लोगों ने देखा था डेल टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू डेल टी एफ। ये जो है दोनों के बीच का अंतर है, यानी कि हिमांक में अवनमन का। तो टी एफ यह जो है विलयन, विलयन का हिमांक, हिमांक। ठीक, और डेल टी एफ जो है हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन, अवनमन। ठीक, इस तरीके से हम हिमांक में अवनमन को एक ग्राफ के माध्यम से बड़े ही सरलता से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं आया तो इसे आप एक बार और देख लें और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये रहा हिमांक में अवनमन। तो हमने क्या सीखा कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है कम हो जाता है ना। अवाष्पशील विलेय जब अपन शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो जिसका वाष्प दाब कम होता है उसको उसके हिमांक तक लाने में कम ताप लगता है, जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है उसको उसके हिमांक तक लाने में ज्यादा ताप जो है रिलीज करनी पड़ती है। ठीक, ओके, तो इस तरीके से हमने आज हिमांक में अवनमन को सीखा। तो अगले वीडियो में हम फिर एक और अनुसंख्यक गुणधर्म लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट सूचना कि हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इन लेक्चर्स के जो है अगर नोट्स चाहिए तो आपको रिटर्न नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको मिल जाएगा। वो टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।